चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपन ने एक वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में इकोसिस्टम एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन देख रखी है। उसमें टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिफाइन किया गया है। वो सारी चीज़ें जो इकोलॉजी को समझने के लिए ज़रूरी है, उसमें बेसिक समझाया गया है। आज हम शुरू करेंगे इकोसिस्टम और थोड़ा थोड़ा करके पूरा इकोसिस्टम निपटाएंगे। तो आज उसी में अपन देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम के, चाहे वो एक्वाटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, उस इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो मिलके उस इकोसिस्टम को बनाते हैं, उस पर हम देखेंगे। तो एक माइंड मैप है, इस माइंड मैप के जरिए मैं आपको समझा दूंगा। इसमें लिखना उतना कुछ नहीं है, कंटेंट आपको दुनिया भर का मिल जाएगा, बस आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, इतना काफ़ी है। तो किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एबायोटिक होता है और एक बायोटिक होता है। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं, जिसमें कोई लाइफ फॉर्म ना हो। ठीक है, वहीं पर बायोटिक मतलब जो लिविंग होते हैं। सिंपल सा बायोटिक एबायोटिक का यही मतलब है कि एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। ठीक है, फिर देखते हैं एबायोटिक में फर्दर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। फिजिकल में कौन कौन से हैं? फिजिकल में है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि जो अपर लेयर है उसका जो अरेंजमेंट है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे प्लेटू है, तो ये टोपोग्राफी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अपर लेयर की अर्थ का, और ये टोपोग्राफी। फिर है एयर। ओके, अगला देखते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में वाटर, सॉयल, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस अगर हैं तो कौन कौन सी हैं। रॉक, मिनरल्स। मतलब एबायोटिक कंपोनेंट में, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से उसके कंपोनेंट हैं जो उसको मिलके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं किसी इकोसिस्टम पे। ओके, अगला ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ह्यूमस। ऑर्गेनिक मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो कंस्टिट्यूटेंट हो, सिंपल सा ऐसे समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? अपर लेयर ऑफ कोई सॉयल, किसी सॉयल सिस्टम का जो अपर लेयर होता है, ठीक है, जो उसको उर्वरक क्या बोलते हैं, उपजाऊ बनाता है, वही ह्यूमस होता है। फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो गया। बायोटिक कंपोनेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर बेसिकली जो प्लांट है वही प्रोड्यूसर होते हैं, और कंज्यूमर हेटरोट्रॉप्स, मतलब जो निर्भर करते हैं किस पे, प्रोड्यूसर पे। मतलब कंज्यूमर बेसिकली हेटरोट्रॉप होते हैं। हेटरोट्रॉप्स दूसरों के लिए फूड पे डिपेंड करते हैं। ये होते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप अपना भोजन, खाना पानी जो भी है बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं। कोई उसको खाते हैं, कोई उसको केमिकली लीचिंग करते हैं, तो ये होता है डिकम्पोजर। ये अपन ने टर्मिनोलॉजी देखी। अब एक एक चीज़ समझते हैं डिटेल में। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल आते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उसमें देखते हैं फिजिकल। फिजिकल में टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है ना, जितने भी ये हैं फिजिकल कंपोनेंट, ये सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं। लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं? जो किसी प्रोसेस को लिमिट कर दे, उस प्रोसेस को लिमिट कर दे। लिमिट मतलब सिंपल से इसका ये मतलब है कि जो उसका प्रोसेस है, जो हो रहा है, जो अपवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उसमें उसकी ग्रोथ पे रोक लगा दे, उसको आगे ना बढ़ने दे। ठीक है, लिमिटेशन लगा दे, इसलिए इनको लिमिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस, अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कैसे? देखो, सनलाइट है ना, किसी भी इकोसिस्टम में सनलाइट, टेरेस्ट्रियल ले लो, एक्वेटिक ले लो। अगर एक्वेटिक के केस में देखो तो होता क्या है, सनलाइट पेनिट्रेट करती है। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वो ओशंस वगैरह में सीधा भोजन बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वहाँ पे आएगा। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और टेम्परेचर, हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके जो भी एंजाइम्स होंगे ना, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेंगे। टेम्परेचर बढ़ गया तो डीनेचुरेट हो जाएंगे, मतलब काम करना बंद कर देंगे। कम हो गया इनसफिशिएंटली काम करेंगे। तो इसलिए बोला गया है ना कि लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर
एक पर्टिकुलर होगा तभी एंजाइम काम करेगा, कोई प्रोसेस आगे बढ़ेगी, कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगी। समझ रहे? फिजिकल में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेम कंडीशन है। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा घट जाती है या बढ़ जाती है तो आप देखो जितने भी ह्यूमंस बीइंग है उनको भी प्रॉब्लम होती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, सेम कंडीशन होता है। ह्यूमिडिटी एक लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, इसका ऑप्टिमम रहना ही जरूरी है। जितने भी फिजिकल है ना इनका ऑप्टिमम रहना जरूरी होता है। अगर ये ज़्यादा या कम हो गए तो ये लिमिट लगा देंगे उस प्रोसेस पे, उस इकोसिस्टम पे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ठीक है, प्रेशर कहीं ज़्यादा या कम नहीं होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब थोड़ा कम थोड़ा वेरिएबिलिटी उसकी बहुत स्लाइटली होनी चाहिए, मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर ये आसपास से रिलेटेड है। प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर की केमिकल एक्टिविटी चेंज होगी, तो कहीं ना कहीं से ये भी लिमिट लगाएगा। टोपोग्राफी की बात करते हैं। अब टोपोग्राफी की बात करते हैं, मान लीजिए अर्थ है, अब अर्थ पे माउंटेन है, प्लेटू है, रिवर है, तो ये भी डिसाइड करते हैं कि कोई इकोसिस्टम कहाँ होगा, कोई इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है, उस टोपोग्राफी भी किस तरह का इकोसिस्टम होगा। समझ रहे हैं? ये टोपोग्राफी भी बताएगा कि उस पर किस तरह का इकोसिस्टम होगा, ठीक है। प्लेटू पे अलग होगा, माउंटेन पे अलग होगा, टुंड्रास पे अलग होगा। समझ रहे हैं? तो ये भी लिमिटिंग फैक्टर है कि किसी एक जगह पे, किसी एक टोपोग्राफी पे एक तरह का इकोसिस्टम होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कई तरह के इकोसिस्टम होंगे, मतलब ये लिमिट करते हैं, ठीक है, कि हर तरह के इकोसिस्टम एक जगह नहीं पाए जाएंगे। एयर की बात कर लेते हैं, सेम आप समझ रहे हो कैसी एयर है वहाँ, वो भी लिमिट काज करेगा। अगला बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में वाटर, अब सिंपल सा है, वाटर तो चाहिए होगा, H2O तो चाहिए होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए, मैक्सिमम केस में, ठीक है। पूरा सर्वाइव करने के लिए, वो इकोसिस्टम को चलाने के लिए वाटर चाहिए होगा, या तो आपको पता ही होगा। इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करना है। सॉइल बात करते हैं। सॉइल क्या है? प्रोड्यूसर है, सिंपल सा है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कहाँ ग्रो करेगा? सॉइल पे ग्रो करेगा, ह्यूमस पे ग्रो करेगा, तो सॉइल भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। बात करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस की। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस में O2, N2, CO2। O2 आपको पता है भाई, जिंदा रहने के लिए सबने O2 21% है, सबने चाहिए होता है। 0.0038% जो भी अपनी CO2 है प्रेजेंट लेवल पे CO2 है, ये CO2 चाहिए होगा। CO2 क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस बिना CO2 की होनी नहीं है, ऑक्सीजन लिविंग बीइंग को चाहिए। और ये N2 क्या करता है? ये लिमिटिंग फैक्टर लगाता है किस पे? जब कहीं आग ना लग जाए। समझ रहे? ये बोलते हैं ना कि ऑटो कंबशन को रोकता है N2, तो इसका भी होना जरूरी है। मिनरल्स वगैरह तो पाए जाने हैं, क्योंकि मिनरल्स नहीं होंगे तो फास्फोरस, NPK, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस कैसे मूव करेंगे, कोई NPK वगैरह। फिर आप उसमें देखो ना मैक्रोमॉलिक्यूल मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, जिंक, पोटास, फेरस, क्या किसी प्लांट में किसी की कमी है, ठीक है, लीफ कोई किसी प्लांट की लीफ येलो क्यों हो जा रही है, तो इसमें भी मिनरल होता है। क्लोरोसिस क्यों हो रहा है, नेक्रोसिस क्यों हो रहा है, मतलब क्लोरोसिस मतलब नेक्रोसिस मतलब क्यों डेथ हो जा रही है टिश्यू की, क्लोरोसिस मतलब येलो क्यों हो जा रहा है कोई प्लांट, तो उसमें भी ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक हो गया। उम्मीद है आप समझ रहे होगे, मैं समझा रहा हूँ, बेसिकली कंटेंट बहुत मिल जाएगा, अगर आप ये समझ गए तो बेड़ा पार है, ठीक है। बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ह्यूमस वगैरह, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात यह है कि किसी कंपोनेंट इकोसिस्टम में ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट कैसे मदद करेंगे। अरे ठीक है ना भाई, प्रोटीन, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन, समझ रहे हो, कंस्टिट्यूट करेगा, कंपोनेंट तो है ना। कार्बोहाइड्रेट किसी बॉडी में, किसी ग्लूकोज में, किसी साइकिल में C6H12O6 प्लस H2O, कैसे ग्लूकोज बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्या कंपोनेंट यूज हो रहा है। सेम वही केस है ह्यूमस, सॉइल की ऊपरी लेयर जो ग्रो कर रहा है, जहां पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, प्लांट जो उसको जो न्यूट्रिशन देता है बेसिकली, ये भी पूरे कंपोनेंट इकोसिस्टम के। तो यहां देखिएगा ना कि जितने भी कंपोनेंट है, ये तो आप समझ जाओगे फटाक से, ये समझ जाओगे। अबैटिक कंपोनेंट को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अबैटिक कंपोनेंट पे ध्यान देना है, ठीक है, कि लिमिटिंग कौन से हैं। लिमिटिंग वो देख लीजिएगा, सिंपल सा लिमिटिंग, अगर आपको ऐसे कॉमन सेंस से सोचना हो कि जिसकी अधिकता या कमता से वो प्रोसेस लिमिट हो जाए, प्रोसेस की लिमिट पे रोक लग जाए, मतलब प्रोसेस आगे ना बढ़ पाए, वो लिमिटिंग फैक्टर है, ओके। इसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों अपन ने डिटेल से देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की।
बायोटिक कंपोनेंट में जो लिविंग है उसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट, ग्रीन प्लांट, जिनके पास होता है क्लोरोफिल, उनकी हरी पत्तियां हरी क्यों होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए और बी, जो कि जिसकी वजह से होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस क्या होगा? सनलाइट और वाटर की प्रेजेंट में 6CO2 के साथ बनाएंगे, ठीक है, ये फूड बनाएंगे। और यही पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स बोले तो अर्थ में, जो जहाँ कहीं भी प्रोड्यूस हो रहा है कुछ भी, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो, प्रोड्यूसर्स। हालांकि कहीं कहीं पे कीमोसिंथेटिक भी हैं, समझ रहे हैं? कीमोसिंथेटिक से पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो अलग चीज़ है। जैसे आप कभी बेसिकली आपसे कोई ये पूछ लेता है कि ऑक्सीजन पहले आई या CO2 पहले आई, तो ऐसा है ना कि जब अर्थ बनी तो ऑक्सीजन थी ही नहीं, सबसे पहले आई कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, फिर धीरे 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 वो करते गए, फिर CO2 का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा, अर्थ रहने लायक हुई, फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया, तो वो अलग चीज़ है। वहाँ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप किसी भी इकोसिस्टम में मेन कड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो एनर्जी, जो फूड साइकिल, जो फूड वेब, फूड चेन, जो भी जहाँ की स्टार्टिंग होती है वो अपन होती है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। किसी ग्रासलैंड में वो ग्रासेस होंगी, फॉरेस्ट में प्लांट होगा, इक्वेटिक में माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जिसे फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। क्या होगा? कोई ग्रास है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो उसमें ग्रासेस होंगी। कोई फॉरेस्ट है तो उसमें ग्रीन प्लांट्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे, मतलब प्लांट होंगे। और कोई इक्वेटिक इकोसिस्टम है तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट, बोले तो फाइटोप्लैंक्टन होंगे, ये होंगे यहाँ पे ऑटोट्रॉप। ये क्या करेंगे? ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके ये बनाएंगे फूड, और वही फूड फिर आगे पूरे इकोसिस्टम में सप्लाई होगी। कहाँ से सप्लाई होगी? ये फूड बनाए, इसके बाद इस पर फीड कौन करेगा? कंज्यूमर करेंगे। अब इसलिए इनको ऑटोट्रॉप बोलोगे ना, ऑटोट्रॉप। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सिंपल सा है। हरे पौधे प्रकाश की किरण की उपस्थिति में अपना पौधा बनाते हैं, उसी को ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है, पूरा प्रोसेस। हेटरोट्रॉप क्या होता है? कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं? ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। अब इन्हीं के पास है ग्रीन लीव्स, क्लोरोफिल ए बी, और भी तरह के क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन मेनली क्लोरोफिल ए और बी होता है, इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ। प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूस किया, उसके बाद कंज्यूमर, हेटरोट्रॉप्स। ओके, हेटरोट्रॉप क्या हो गया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी कौन से हो गए? जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड कर रहे हैं, जो इस पे फीड कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी हो गए। जैसे कि कोई ग्रास है, उस ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर या टिड्डा खा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब उस टिड्डे पे कोई फीड कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर ये जो सेकेंडरी पे यूज करेगा ये टर्सरी, और टर्सरी जिस पे करेगा ये क्वाटरनरी हो जाएगा। ये पूरा फूड चेन है, फूड वेब है, हम उसको आराम से समझेंगे। बेसिकली अगर इस पे पूछा जाए कि ह्यूमन, तो ह्यूमन भाई हर लेवल पे आता है। ह्यूमन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा और यहाँ पे भी करेगा। तो ह्यूमन बीइंग हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। ओके, डन। बात करते हैं, अब समझ गए होंगे कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर यार जो कंज्यूम करे। हेटरोट्रॉप किस पे डिपेंड होता है? ऑटोट्रॉप पे। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, उन पे डिपेंड करता है हेटरोट्रॉप, बोले तो कंज्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा नियम है, ये एक साथ बता पाना मुश्किल है, फिर समझना भी कैसे कैसे। लिंडमैन लॉ ऑफ एनर्जी है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी कैसे लॉस होती है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, हम आगे की वीडियो में उसको देखेंगे इत्मीनान से, ठीक है। अभी पूरी टर्मिनोलॉजी यहाँ क्लियर हो गई। अगले में देखेंगे जब बायोटिक कंपोनेंट के ये कैसे क्या क्या हेटरोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स को, कि प्राइमरी क्या है। प्राइमरी आप समझ गए होंगे, जो फीड करेंगे सीधा प्रोड्यूसर पे, सेकेंडरी टर्सरी वैसे हो गए, सेकेंडरी प्राइमरी पे, टर्सरी सेकेंडरी पे और क्वाटरनरी टर्सरी पे, ये हो गए पूरे कंज्यूमर्स, ठीक है, हेटरोट्रॉप्स। फिर आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। अब कुछ डेटिवोर्स होते हैं, मतलब कुछ तो उसको खा जाएंगे, ठीक है, और कुछ उसको लीचिंग करेंगे, मतलब उस पर केमिकल सिक्रीट करके उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। तो वो होता है डिकम्पोजर या सेप्रोफाइट्स। समझ गए? तो इकोसिस्टम में क्या देखा अपन ने? कंपोनेंट देखा,
बायोटिक देखा, एबायोटिक देखा। एबायोटिक में भी अपन ने देखा फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। लिमिटिंग क्या क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, टोपोग्राफी वगैरह कैसे लिमिटिंग का काम करते हैं, कैसे किसी प्रोसेस को रोक देते हैं। फिर हमने देखा इनऑर्गेनिक, वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेरिक गैसेस कैसे किसी कंपोनेंट में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, क्या क्या भूमिका रहती है। फिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं। ये अपन ने सारा बेसिक समझ लिया, ठीक है। आगे की वीडियो में अपन क्या क्या देखेंगे, अपन देखेंगे फूड चेन, फूड वेब अच्छे से, और प्रोड्यूसर्स क्या है, कंज्यूमर क्या है, डिकम्पोजर क्या है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये हम अच्छे से समझेंगे किसी फूड चेन में, फूड वेब में। फिर देखेंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अगले की वीडियो में पूरा इकोसिस्टम बाइंड कर देंगे, इसमें अपन समझ चुके होंगे अगले, और ये समझ के अगले में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये अगले वीडियो में करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है कि एक नेचुरल है, मैन मेड है। नेचुरल है तो वो नेचुरल किस तरह का है कि इक्वेटिक है, टेरिस्ट्रियल है। टेरिस्ट्रियल है तो ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है। इक्वेटिक है तो मराइन है, और कौन सा दूसरा वाटर होता है, फ्रेश वाटर है या मराइन है, ठीक है। और मैन मेड इकोसिस्टम है तो क्या है, अगले में वो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। बस आप इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा। आपका जो भी रेफरेंस बुक वगैरह हो, चाहे PMIS की इन्वायरमेंट पढ़ी हो, शंकर IAS पढ़ी हो, ठीक है, या NCERT क्लास 11 की, NCERT के 12th क्लास के जो पीछे के चैप्टर्स हैं ना, इकोसिस्टम निकोलॉजी 16, 17, 18 वाले करके, ये देख लीजिएगा। 14, 15, 16, 17 से हैं, ये काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार। फिर इसके बाद अपन पॉपुलेशन वगैरह पढ़े, कैसे इंट्रैक्शन है, कम्युनिज्म मतलब चीज़ें कैसे हैं, पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट करती है, काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो ये आप करिए, आगे की वीडियो में अपन देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।